नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं अपने बाल ठाकरे साहब के बारे में। ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता है कि कुछ लोगों के लिए तो ये भगवान थे, जिनके लिए मंदिरों में भी आज इनकी फोटो लगी हुई है और लोग इनकी दिल से पूजा करते हैं। और कुछ लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं कि इनके सामने बोल तो पाते नहीं थे, लेकिन मन में नफरत का जहर लिए चलते हैं। तो आज उसी पर्सनालिटी की बात करेंगे जिसने खुलकर महाराष्ट्र में डंका बजाकर हिंदुत्व को बढ़ाने का प्रयास लिया। लेकिन हिंदुत्व को बढ़ाने से पहले ये सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों की सोचते थे, उनमें भी मराठी स्पीकर्स की बात आती है। जो मराठी बोलने वाले लोग होते थे, ये उन्हीं के लिए देश में काम करवाते, अपने महाराष्ट्र में रोजगार, उन्हीं के लिए सभी अधिकार, उन्हीं को आगे बढ़ाना। प्राइवेट और सरकारी कोई भी सेक्शन तभी चल पाता था जब इनकी परमिशन होती थी, और परमिशन भी इन्हें ये तब देते थे जब ये बेसिकली उसमें कंडीशन लगा देते थे कि महाराष्ट्रियंस को ही नौकरी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इन्हीं की एक आवाज पर जिस फिल्म के अंदर जरा सी भी हिंदुत्व की बुराई होती थी या जरा सा भी इनके विरोध या विपक्ष में कुछ बोला जाता था, कहा जाता है कि वो फिल्म ना तो बन पाती थी, और अगर गलती से बन गई तो बनने के बाद कभी रिलीज नहीं हुई। महाराष्ट्र के अंदर तो खासकर, जिसका एक लाइव उदाहरण हमारे पास है कि मूवी आई थी एक बॉम्बे मूवी आई थी जिसके अंदर दंगों की बात की गई थी हिंदू मुस्लिम के। तो उस मूवी को महाराष्ट्र में रिलीज ही नहीं होने दिया, उसका बॉयकॉट किया। अकेले एक ऐसे व्यक्ति जो सीना ठोक कर पूरे महाराष्ट्र के अंदर किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम कभी नहीं चलने दिया, कभी भी नहीं। और जिसको ये मन से पसंद करते थे उसके लिए तो सब कुछ हाजिर था, लेकिन जिसको पसंद नहीं करते थे वो इनके महाराष्ट्र के अंदर खड़ा नहीं हो सकता था। इतना जबरदस्त रुतबा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट ढंग से नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने अपने दम पर महाराष्ट्र में ही शिवसेना को इतना मजबूत कर दिया कि कोई भी पत्ता अगर महाराष्ट्र में हिलता था तो उसके लिए कहा जाता था कि ठाकरे साहब की जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये भी कुछ सोर्सेज कहते हैं, कुछ अलग अलग अफवाहों से या पोजीशन से पता चलता था कि महाराष्ट्र में सरकार भी उसी मंत्री की बन पाएगी जिस पर ठाकरे साहब का हाथ होगा, यानी कि अपोजिशन तो कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में बाल ठाकरे एक ऐसे रहस्यमय पर्सन, एक ऐसे मिस्टीरियस पर्सन थे जिनको पूरी तरीके से समझ पाना बहुत मुश्किल था। इनके ऊपर लगभग इनके जीवन से कुछ सम्मिलित करती हुई एक ऐसी ही फिल्म बनी थी सरकार, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बाल ठाकरे का पूरा रोल अभिनय करने का प्रयास किया। और कहा जाता है कि कुछ ही परसेंट ये बाल ठाकरे साहब की बात समझ पाते थे, अन्यथा ये पूरी बात उस फिल्म में भी नहीं दर्शा पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जो लोगों के लिए रॉबिन हुड थे, किसी के लिए भगवान तो किसी के लिए शायद नहीं थे भगवान। तो आज इनकी बायोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों, एज यूजुअल IAS विद हरि मोहन यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे से कांटेक्ट कीजिए। यदि यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी है तो गाइडेंस के लिए 12वीं के बाद क्या करना है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पेन ड्राइव सिलेबसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसे आप हमारे साथ ज्वाइन करके एग्जैक्ट एक्यूरेट अप टू मार्क इंफॉर्मेशन पाएंगे, जिसमें आप एग्जाम में लिखेंगे तो 100% स्कोर पाने के अच्छे आसार होंगे, स्कोर बहुत अच्छा पाएंगे और क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए,
जैसा कि बाल ठाकरे साहब के बारे में कहा जाता है कि ये एक अपने आप में मिस्ट्री मैन थे, तो ज्यादा इनके बारे में जानकारियां नहीं थी। सिर्फ जितनी जानकारी थी वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ठाकरे साहब का जन्म 23 जनवरी 1926 को पूना में हुआ था। पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे, जो माता थी इनकी उनका नाम रमाबाई ठाकरे। परिवार शुरू से ही मराठी चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु यानी सीकेपी कम्युनिटी को फॉलो करता था। और जो ये वर्ड था ना मराठी, इसको इन्होंने शायद लोग कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था, जिसके अंदर ये पूरे महाराष्ट्र को उठाने का पीड़ा उठा चुके थे। इससे पहले इनके ऊपर इनके पिता का ही आदर्श रहा कि इनके पिता भी सदैव हमेशा मराठों के और हिंदुत्व के लिए ही लड़ते रहे। अब बात की जाए तो बाल ठाकरे साहब है एल्डेस्ट थे ऑफ 8 सिबलिंग, 8 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिसमें से एक थे श्रीकांत ठाकरे, जिसमें आप राज ठाकरे के पिता की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे जिसे कहा जाता है कि बाल ठाकरे की डिट्टो कॉपी है ये एग्जैक्ट। उद्धव ठाकरे कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने नियमों के साथ, लेकिन राज ठाकरे की बात कही जाए तो वो किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आज भी महाराष्ट्र के अंदर आपके उद्धव ठाकरे से ज्यादा फेम, नेम और फॉलोवर राज ठाकरे के साथ में है। अब इनके बात करें तो ऐसे ही इनके बाद रमेश ठाकरे और 5 बहनें, जिनके अलग अलग नाम जैसे संजीवनी कर्दिकर, इसी बात प्रभावती, तिप्सनेस, सुधा सुले, सरला और सुशीला, इस प्रकार से इनकी 5 बहनें थी। 5 बहनों का ज्यादा करियर नहीं बताया गया, सिर्फ 2 ही भाइयों का करियर जो आगे बताया गया, उसमें भी मेन बाल ठाकरे साहब अपने पिता की तरह ही जर्नलिस्ट, कार्टूनिस्ट प्रोफेशन से थे। शुरू से ही अपने कार्टून के जरिए कलम की ताकत दर्शाते थे लोगों को, और अपनी कलम की ताकत से ही मराठियों की सपोर्ट में सदैव खड़े रहते थे। नौकरी का सेक्शन हो, कोई भी बेसिकली हैरेसमेंट हो, कोई भी मोलेस्टेशन हो, कोई भी गुनाह हो, जहां पर मराठियों पर कोई अत्याचार हुआ तो उसको उन्होंने अपने कार्टून के जरिए पूरे महाराष्ट्र और बॉम्बे से लेकर हर जगह जहां जहां मराठी लोग होते थे वो इनको देखते थे, फॉलो करते थे। इन्होंने ही राइटर के साथ संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट के अंदर 1950 में सोशल एक्टिविस्ट का काम किया। इन्होंने विच आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड स्टेट कॉल्ड महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पीपल। इन्होंने खुलकर जोर दिया कि महाराष्ट्र होगा तो मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए होगा, अन्यथा किसी के लिए नहीं, जो नहीं है चले जाइए। इसमें इन्होंने पुरजोर बिहार के बिहारियों का विरोध किया, गुजरातियों का विरोध किया, और खुलकर मुस्लिम्स के बारे में तो ये जो मन में आए बोल देते थे और कुछ भी कह देते थे। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा रेस्ट ऑफ द सेक्शन इनके बारे में कुछ कह भी नहीं पाता था। बाल ठाकरे इंस्पायर थे अपने पिता से, जो पॉलिटिकल खुद ही फिलॉसफी लेकर चलते थे, और इन्होंने ही हिंदुत्व का झंडा थामा था, जिसके बाद बाल ठाकरे ने पूरी मेहनत करी और बिना मेहनत के भी इन्होंने सब कुछ कर दिया। कहा जाता है कि जो बाल ठाकरे की बात कही जाती है कि जो लोग बाल ठाकरे साहब की बातों से सहमत नहीं होते थे, उनके पास 2 ही वे होते थे। मैंने भी एक फिल्म का डायलॉग सुना, उसमें यही लाइन थी, माई वे या स्काई वे। मतलब कहने का बाल ठाकरे साहब कहते थे चलेगा तो मेरे अनुसार, नहीं चलेगा तो ये चलने लायक नहीं रहेगा। ये खुली धमकी होती थी इनकी, जिसमें सभी को इनके अनुसार चलना पड़ता था। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज सब इनके पैर छूते थे, क्योंकि भाई धंधा करना है, जीना है और इनकी बातों को मानना है। तो ठाकरे साहब का करियर जो शुरू हुआ, जाहिर सी बात है एक नॉर्मल परिवार के सदस्य तो थे नहीं, तो शुरू से ही जहां पर पॉलिटिक्स की बात होती थी तो इनका मन भी उसी में था। अपने पिता की तरह कार्टूनिस्ट बनाते थे, कार्टून्स बनाते थे, तो पिता की सहायता से आप कहें कि अपने रुतबे से इन्हें फ्री प्रेस जर्नल में नौकरी मिली, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने अपने जो कार्टून से, अपने व्यूज से, अपने मन की बातें थी वो रिप्रेजेंट करनी शुरू कर दी। जाहिर सी बात है पिता
की पोस्ट, पिता का नाम, दूसरा इनका रुतबा बहुत जबरदस्त था। आप जब ठाकरे के डिफरेंसेस हुए, कुछ प्रॉब्लम हुई फ्री प्रेस जर्नल के अंदर 5 लोगों को लेके, जिसमें पॉलिटिशियन जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, इन्होंने वो छोड़ दिया और न्यूज डे के नाम से अपना अलग सब कुछ सेटअप शुरू किया। लेकिन क्या था कि तजुर्बा नहीं था, समस्याएं थी और शायद उतना बैकअप नहीं मिल पाया, ये 2 महीने में ही बंद हो गया। उसके बाद तो जैसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा उससे। 1960 में इन्होंने फिर से कार्टून वीकली मर्मिक नाम की एक मैगजीन शुरू करी अपने ब्रदर के साथ में। वीकली मैगजीन, श्रीकांत बताया था अभी, राज ठाकरे के पिता। अब उसका जो फोकस था कॉमन मराठी मैन के ऊपर था, मराठी मानुष के ऊपर था, जिसमें ये मैगजीन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, कितनी परेशानी हुई, मराठियों के साथ क्या क्या हुआ, कहां पर उनको वैकेंसीज में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हर उस रूट प्रॉब्लम के अंदर ये घुसते थे, उसको जोड़ते थे जो मराठी मानुष के लाइफ की थी। इनको मराठी शब्द के अलावा किसी और चीज से कभी प्यार नहीं हुआ। इन्होंने बाकियों को भगाने का हमेशा प्रयास किया और सिर्फ मराठी मानुष को स्टार्ट किया। अब इसी आधार पर मराठी वर्कर्स और उनके जो ऑफिस था, ये रेनेडे ऑफिस बनाया गया रोड पर, जहां पर रैली का पॉइंट बनाया गया और धीरे धीरे ये शिवसेना का रूप लेने लगा। धीरे धीरे यहां पर लोग इकट्ठे होने लगे। बाल ठाकरे ने एक बार बोला था कि दैट नॉट जस्ट कार्टून वीकली, दैट ऑल्सो द प्राइम रीजन फॉर द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ सेना। इन्होंने अपनी लाइन में बोला था कि शिवसेना की शुरुआत और उसकी ग्रोथ इसी दफ्तर से होगी, यहीं से होगी, इस कार्टून वीकली से होगी, जिसके अंदर इन्होंने 5 जून 1966 के अंदर मर्मिक के अंदर ही अनाउंस किया था मेंबरशिप के लिए, शिवसेना के लिए, जिसके सिर्फ प्राइम कुछ मोटिव थे। पहला मोटिव, नौकरी होगी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में तो सिर्फ मराठी मानुष के लिए, महाराष्ट्रियन के लिए, वो भी हिंदू होना चाहिए। यह सबसे पहली परिस्थिति थी। दूसरी परिस्थिति, किसी भी प्रकार का अत्याचार, किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा, इस प्रकार की सोच थी, जिसमें इन्होंने करियर को आगे बढ़ाया और शिवसेना की लाइफ को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। अब लाइफ आगे बढ़ती है, पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती है, जिसमें से 1966 से 98 तक बहुत सक्रिय रूप से इन्होंने काम किया। सक्रिय रूप से काम किया, कुछ लोगों के अनुसार बेसिकली जो लोग आम भाषा में कहते हैं दहशत फैलाई, कुछ लोगों के अनुसार भगवान बनकर उनको आशीर्वाद दिया। तो सक्सेस ऑफ मर्मिक धीरे धीरे जो ठाकरे की शिवसेना थी बढ़ने लगी। शिवसेना शिवाजी की आर्मी के लिए बोला गया, जिसका एक ही पर्पस था कि मासूमों के हक के लिए लड़ना, और मासूम सिर्फ मराठी थे। तो इन्होंने शिवाजी की आर्मी के नाम से इंस्पायर होकर के नाम रखा और कहा कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मराठी मानुष के हक की लड़ाई के लिए बनाई जाने वाली सेना है। इन्होंने डिमांड करी, क्या डिमांड करी? नेटिव स्पीकर ऑफ स्टेट लोकल लैंग्वेज मराठी विल बी गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब। नौकरी सिर्फ मराठी मानुष, प्राइवेट और पब्लिक। इसमें अर्ली ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इंश्योर किया जाए जॉब्स के लिए कि जो साउथ इंडियन, जिन्हें लुंगी मैन कहते थे ये, और गुजराती, इनके लिए यहां पर कोई जॉब नहीं है। और इनडायरेक्टली अंदर खातों के अंदर धीरे धीरे शिवसेना ने इन सभी लोगों को भगाना शुरू कर दिया था महाराष्ट्र से। और वैकेंसीज के लिए एक तरीके से आगे बताएंगे कि इन्होंने डायरेक्टरी तक बना ली थी। 1966 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया ठाकरे ने, जिसमें ब्लेम किया साउथ इंडियंस को। इसमें मार्मिक के अंदर ठाकरे ने पब्लिश किया कॉर्पोरेट ऑफिशियल लोकल डायरेक्टरी, जिसके अंदर से लोगों को क्लियर बोला गया, आइए जुड़िए, नाम मेंशन कराइए, और मेंशन कराने के बाद जहां भेदभाव हो हमें बताइए, हम लड़ेंगे। जहां तुम्हारी वैकेंसी की जगह कोई अदर है तो उसे भगाया जाएगा। उसकी पार्टी 10 साल में इतनी जबरदस्त ग्रो हो गई कि अब रोक पाना इसको मुश्किल था।
बहुत सारे पहले तो थे, माना जाता था कि युवक इकट्ठे हो रहे थे, बेरोजगार जुड़ रहे थे, जाति प्रथा के मारे जुड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे नाम इतना बढ़ा कि चार्टर्ड आर्किटेक्ट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हो गए, नेता लोग हो गए, सब जोड़ने लगे, जिसके अंदर माधव गजानन देशपांडे जो थे ये भी इस पार्टी के साथ जुड़ने लगे। हालांकि कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा था, कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक मोटिव था कि यहां पर राज्य फैलाना, दबदबा फैलाना, और कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ये डायरेक्टली कभी इंडल्ज हो नहीं पाए, एग्जैक्टली हो नहीं पाए, होने की कोशिश करी तो फ्लॉप हो गए, हार गए, लेकिन ये खुद लड़े तो हारे, लेकिन इनके नाम से जो खड़ा हुआ वो सदैव जीता। तो सेम ऐसे ही ठाकरे और मनोहर जोशी को जेल भेजा गया अपनी प्रोटेस्ट के लिए, जिसके अंदर ये बार बार हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, और इसी के अंदर इन्होंने दंगेबाजी करवाई, लोगों को मरवा दिया। तो उस परिस्थिति में इन्हें जेल हुई, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेम था। अब ब्लेम था, प्रूव नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जेल हुई। मर्जर ऑफ करवर, ऐसे ही बेलेगांव निपानी रीजन में महाराष्ट्र के अंदर जो इन्होंने बातें बोली उसके लिए 1970 में जो did not succeeded in local election and it was active mainly in Bombay compared to rest of the state। ठाकरे को जेल भेजा गया कई चीजों के लिए, जिसमें मैंने बताया कि सिर्फ बॉम्बे तक रह गया। आगे पार्टी सेटअप करने लगी, ब्रांच ऑफिस अलग अलग जगह, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट, कंप्लेन्स और जो सरकार के खिलाफ नाराजगी थी उसको नोटिस किया जाने लगा। धीरे धीरे वायलेंस पर आ गई बात, नेताओं को मरवाया जाने लगा, अपोजिशन में जो खड़ा था उसे मरवाया जाने लगा, जो नेता मंत्री या फिर जर्नलिस्ट यानी मीडिया खिलाफ चला उसको हटवा दिया, मरवा दिया, गायब करवा दिया, और सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को धीरे धीरे अब ये इतनी उग्र हो चुकी थी कि डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इन्होंने खुलकर इमरजेंसी के अंदर, जब पूरा देश तड़प रहा था, इंदिरा गांधी को लोग डिक्टेटर बोल रहे थे, तो उस परिस्थिति में इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इन्हें जाहिर सी बात है टू अवॉइड गेटिंग अरेस्टेड। अब 1975 में तो इमरजेंसी का हाल था, तो इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी को कई बार। सेम ऐसे ही डॉक्टर हेमचंद्र गुप्ते जो मेयर थे बंबई के, और इसी प्रकार से फैमिली फिजिशियन थे ठाकरे के, इन्होंने शिवसेना 1976 में यह कहकर छोड़ दी कि यहां पर अब पैसे को और वायलेंस को महत्व दिया जा रहा है, और जो वायलेंस का महत्व है ये सीधा सीधा शिवसेना को जा रहा है। ठाकरे सपोर्ट कर रहा है इंदिरा गांधी को, अपने मोटिव से हट रहा है, तो जब मोटिव से हट रहा है तो बड़े बड़े लोग अब धीरे धीरे हटने लग गए थे। लेकिन जाहिर सी बात है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता ठाकरे साहब को, क्योंकि सिर्फ फॉलोअर कम हुए थे, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। 1980 के अंदर थ्रेट था कांग्रेस पार्टी को, जो इनिशियली एनकरेज कर रही थी सीपीआई को। 1989 में सेना जो न्यूज़पेपर आता है शिवसेना का, जिसमें लॉन्च किया गया ठाकरे के द्वारा, क्या मंडल कमीशन का विद्रोह करना, विरोध करना, जिसमें छगन जो भुजबल थे, इन्होंने 91 के अंदर पार्टी छोड़ दी, एक और बंदा गया। सेम ऐसे ही 1992 में बॉम्बे रिएक्ट करवाए, और बॉम्बे को क्या बोला, एंटी मुस्लिम स्टेट बना दो और रहेंगे तो सिर्फ हिंदू रहेंगे। ऐसी सोच थी जिसके अंदर बाद में धीरे धीरे बीजेपी और बाकी लोग भी जुड़ने लग गए थे। 1995 से 1999 के बीच में ऐसा हुआ। बाद में एक सबसे बड़ा वाक्य यह भी था कि जो आपके बाल ठाकरे साहब थे, इनका इतना जबरदस्त व्यू था कि पकड़े जाते थे, अरेस्ट होते थे, कभी भागते नहीं थे। आए हैं, चाय पानी पिलाया, नाश्ता कराया, चलो भाई आराम से चलते हैं। गए मात्र कुछ ही समय के अंदर अंदर इनसे पहले इनकी बेल हो जाती थी। अभी बंद ही नहीं हुए उससे पहले बेल हो गई। बेल के लिए लोग पहले खड़े हो जाते थे, इतना रुतबा था। अगर बंद हो गए और बेल नहीं हुई तो महाराष्ट्र जलने की उम्मीद पर हो जाता था कि यदि रोका नहीं गया और इनको आजाद नहीं किया गया तो पूरा महाराष्ट्र जल जाएगा। ऐसी बातें आती थी, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी थी। अपना नेगेटिव एक्सपेक्ट, नेगेटिव जो अपना एजेंडा था उसमें भी बहुत ताकत से आगे चले गए थे। अब ठाकरे
और जो चीफ मिनिस्टर साहब थे बाल ठाकरे, और चीफ मिनिस्टर जो उस समय के थे मनोहर जोशी, इन्होंने एक्सप्लिसिटली नेम किया, इंसाइटिंग की शिव सैनिक्स के बारे में कि भाई ये ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, इंक्वायरी बिठाई जाए, श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट। हालांकि आना क्या था, महाराष्ट्र के अंदर रह के शिवसेना के खिलाफ लिख पाना पॉसिबल नहीं था। रिपोर्ट बनी, कोई बात नहीं, चलने दो, उसे भी चलने दो, अंत में कुछ नहीं निकलता था, कोई इनके विरोध में नहीं। फिल्म इंडस्ट्री का इतना जबरदस्त इन्फ्लुएंस था कि बॉम्बे मूवी रिलीज ही नहीं होने दी। कहा जाता था कि जो मूवी बन रही है उसमें अगर शिवसेना को, हिंदुत्व को या फिर दंगों से संबंधित जहां पर इनका कहीं भी छोटा मोटा नाम है, अगर वो हाईलाइट करने की कोशिश करी तो वो मूवी नहीं बनी। शायद उस डायरेक्टर के बारे में भी पता खो जाते थे जो ये मूवी बनाते थे। तो मेन कहने का कि बहुत जबरदस्त नेगेटिव पर्सनैलिटी इन्होंने डेवलप कर ली थी आउटसाइडर्स के लिए और अपने विरोधियों के लिए। 1999 से 2012 का समय आया भाई, इनको 6 साल के लिए इलेक्शन में नामांकन करने से प्लस वोट डालने से मना कर दिया। करप्ट एक्टिविटी होने लग गई थी, धर्म के नाम पर बढ़ा रहे थे, कहा जा रहा था फर्जीवाड़े के वोट डल रहे हैं, इसलिए इन्हें मना कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्हें अरेस्ट किया गया तो बाहर दंगे शुरू, इन्हीं में लिमिटेशंस लगाई गई कि अपनी लिमिटेशन से परे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलने दो। इसी में इन्होंने हिंदुओं को इतना उकसा दिया कि अगर बेसिकली तुम्हें मुस्लिम्स से लड़ना है तो सुसाइड बॉम्बर्स बनना पड़ेगा, सुसाइड बॉम्बर्स की स्क्वाड बननी पड़ेगी, इस प्रकार से, ताकि तुम पूरी की पूरी विद्रोहियों से क्या करो, जीत सको। ऐसे बहुत सारे इनके व्यूज हैं। इसी बात पे इन्होंने छठ पूजा का बहुत तगड़ा विरोध किया था कि छठ पूजा जबरदस्ती बनाया गया, सही वो है। इसी बीच में एक बार जो था एमपी के अंदर से इलेक्शन एग्जाम का सेंटर पड़ गया महाराष्ट्र में और खूब सारे विद्यार्थी भर भर के गए, इन्होंने उसका भी पुरजोर विरोध किया और इतना बुरा बोला कि शिव सैनिकों ने कई सेंटरों पर छापेमारी मारी और एग्जाम को ढंग से कंडक्ट होने नहीं दिया। ये ऐसा अपोजिशन का कहना था, विद्रोहियों का कहना था, इसके कोई रियल फैक्ट्स नहीं मिलते हैं। ऐसे ही अगर बात करें तो आगे भी ऐसे ही अगर ध्यान दे तो हमारे पास ऐसे और भी व्यूज मिलते हैं, जिसके अंदर हमने नोटिस किया कि ठाकरे की जो पॉपुलैरिटी थी वो नेगेटिव वे के अंदर बढ़ती जा रही थी और जो नेगेटिव वे में जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी उससे लोग घबरा रहे थे। सेम ऐसे ही इन्होंने क्या किया, यहां पर ठाकरे ने सेड दैट शिवसेना had helped मराठी पीपल इन मुंबई स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर। ठाकरे बिलीव करते थे कि हिंदू मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, हिंदुओं को इकट्ठे होना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपने धर्म को बचाना है और जबरदस्त तरीके से जुड़ो। इसमें अपोजिशन जो था विद्रोह करता था कि सिर्फ तुम आगे गलत बढ़ रहे हो, लेकिन उसकी बिना परवाह किए हुए इसके अंदर सिर्फ वो लोग बढ़ते थे जो इससे इंस्पायर होते थे और पूरा महाराष्ट्र इनसे इंस्पायर था। अब आगे इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ अदर्स को भगाया और जो खाली जगह थी उनको भर दिया और ये कहा कि ये जमीन उन्हीं की जो इस मिट्टी में जन्मी है। तो 1999 से 2012 के बीच में सेम ऐसे ही रहा। अब धीरे धीरे पार्टी का जो एजेंडा था वो बदलने लग गया, शिवसेना का एजेंडा बदलने लग गया। इधर से राज ठाकरे की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेकिन सीट दी जानी थी उद्धव ठाकरे को। राज ठाकरे भाई का बेटा था, लेकिन जमीनी स्तर पर कभी काम नहीं किया और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे जिसने जमीनी स्तर पर काम किया और उद्धव ठाकरे कभी काम नहीं कर पाए उस तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे जिसने मेहनत करी, आइडियोलॉजी कॉपी करी, उसका अपोज किया गया और उसे हटा दिया गया। हटाते के साथ ही उसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना छोड़ दी, नवनिर्माण सेना का गठन किया और गठन करने के बाद हट गया। इधर से चीफ मिनिस्टर की या आगे की जो भी शिवसेना की पोस्ट के हकदार थे उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे का बेटा आगे इसी प्रकार से आगे बढ़ गया। अब इन्होंने कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या था कि शिवसेना वेस्टर्न कल्चर के भी बहुत खिलाफ थी।
इतनी खिलाफ थी कि इन्होंने वैलेंटाइन डे पर जो बच्चे जो इधर उधर पार्कों में बैठते थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया, बंद करवाना, पिटवाना, उनका जबरदस्ती विवाह करवाना, ये सब कुछ शुरू कर दिया था, जिसके बारे में जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार कुछ नहीं कर पाई और ये सिर्फ नैतिक पुलिस की तरह काम करने लगे। और ये कई जगह ब्रूटलिटी में भी हो गया। कई जगह ऐसा होता था कि नॉर्मल कपल जो मैरिड कपल थे पार्क में खड़े हुए जबरदस्ती उनको पीटना शुरू कर दिया, तो ये ब्रूटलिटी बढ़ने लग गई थी। धीरे धीरे जनता चिढ़ने लग गई थी, धीरे धीरे उनके मन में विरोध बढ़ने लग गया था। मुस्लिम्स को ये ग्रीन पॉइजन कहते थे और सेना की रैली में खुल के विद्रोह करते थे। और अकेले महाराष्ट्र के अंदर बाल ठाकरे की प्रेजेंस से अदर रिलीजन, अदर कास्ट, उनका ब्रीड हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। समय परिवर्तित हुआ, पॉलिटिकल व्यूज आए। अब पॉलिटिकल व्यूज के अंदर पूरी दुनिया एडोल्फ हिटलर को या किसी भी डिक्टेटर को पसंद नहीं करती, किसी भी डिक्टेटर को पसंद नहीं करती, लेकिन ये साहब ऐसे थे जिन्होंने खुलकर एक बात बोली थी कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए डिक्टेटर की आवश्यकता है। एक ऐसा डिक्टेटर चाहिए जो बेसिकली पूरे के पूरे राज्य को यूनाइटेड करके रहे और किसी भी प्रकार का काम ना करे उल्टा सीधा। ये बेसिकली इस व्यू में भी थे कि डिक्टेटर एक अकेला ऐसा बंदा था जिसने देश के अंदर लोगों के अंदर सिर्फ एक भावना भर दी कि देश सर्वोपरि है, धर्म, जात पात, अमीरी गरीबी भेदभाव कुछ भी नहीं है, देश के लिए मरने बिटने वाले सबसे पहले थे। इन्होंने विद्रोह हुआ इस बात का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने इवन अपनी कमेंट में बोला आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ एडोल्फ हिटलर, और मुझे इस बात को कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। आई डू नॉट से कि मैं उसकी सारे मेथड पसंद करता हूं, लेकिन वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर था, ओरेटर था, और उसने जो सोचा वो करके दिखाया। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसे सख्त होकर करना पड़े और पूरे देश को बातों में समय ना खराब करना पड़े। इनडायरेक्टली इन्होंने ये इसलिए भी बोला था, क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोई भी नियम बनता था, कोई भी कानून बनता था, उसको डिले करवाने में 8-8, 10-10 साल लग जाते थे। कहीं पर विद्रोह हुआ, जैसे आसाम का विद्रोह ही ले लीजिए, आसाम के विद्रोह में 20 साल लग गए, इतना लंबा समय लग गया उसको रिकवर करने में। आसाम के बाद जम्मू में या कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम थी, उसको रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने क्लियर बोला कि देश का शासक ऐसा हो जो स्ट्रॉन्ग हैंड, आयरन हैंडेड काम करे और हर परिस्थिति के अंदर अपने देश के लिए काम करे और यूनाइटेड होकर काम करे। तो एक खुलकर बोलते थे। इन्होंने ये ऐसे बोला था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ मुस्लिम वर treated as Jews were in Nazi's Germany। इसमें क्लियर बोला था, क्या बोला था कि हिटलर के समय में फ्रांस के जो ज्यूज थे उनको मारा जा रहा था नाजीज के द्वारा। तो इनका क्लियर कहना था कि इंडिया में भी मुस्लिम्स को ज्यूज बोला है, इनडायरेक्टली बोला गया कि इनका मारा जाना कुछ गलत नहीं है। इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली तो इन्होंने बोला नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ समय बाद ऐसा एक इंटरव्यू के द्वारा पब्लिश हुआ 2007 के अंदर, हिटलर डिड वेरी क्रूअली एंड अगली थिंग, बहुत गलत काम किया, बट वो एक आर्टिस्ट था, उसे मैं पसंद करता हूं जिस तरीके से उसने जनता को एकत्रित किया, चाहे किसी भी तरीके, किसी भी काम के लिए। वो एक मैजिशियन था, उसे जादू करना आता था और उसने किलिंग ऑफ ज्यूज को बाद में गलत बताया कि वो जादूगर था, लेकिन पार्ट ऑफ हिटलर में उसने कहा कि वो एक आर्टिस्ट था और डेयर डेविल था, खतरों का खिलाड़ी था। उसमें काफी सारी क्वालिटीज थी, कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी, लेकिन मैं गुड वंस को फॉलो करता हूं, बैड वंस को नहीं। जब ये बात बिगड़ने लगी 93 में इलेक्शन का समय आ गया, और भैया इलेक्शन तो आप सभी जानते हैं कि सीट या सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल देते थे कि भाई नहीं, सही बोलना है, तो इन्होंने ऐसा बोला। ठाकरे जो था डिक्लेयर करता है कि मैं हर मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं हर उस मुस्लिम के खिलाफ हूं जो देश के लिए गद्दार है, देश में रहता है और गाता दूसरे की है। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्लियर उसका पुरजोर विरोध करते थे। एक इंटरव्यू में सुकेतु मेहता
क्या इंटरव्यू हुआ जिसमें मास कंपल्शन था और इलीगल बांग्लादेशी की बात हुई। तो इंग्लिश बांग्लादेशियों के बारे में इन्होंने क्लियर बोला कि जितने भी बांग्लादेशी या अलग अलग देशों से लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं, इनका मेन मोटिव सिर्फ एक है, और वो मोटिव क्या है? मोटिव है देश के अंदर आए, पासपोर्ट वीजा लगवाया और यहां से चले गए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स है, जीतेंगे, वोट डालेंगे यहां पर, और यहां की जो लालची लीडर हैं इनको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। इसी परिस्थिति से यह भी बोला जाता था कि वीजा पर आए और कभी वापस नहीं गए और यहां फालतू की भीड़ बढ़ाई, ऐसे इनके वर्ड से, जिसके बाद नेशनल इमरजेंसी कंसीडर की गई और कुछ मेजर्स लिए गए। इसी में ही इन्होंने एक इंडिया टुडे में बोला, मुस्लिम्स आर स्प्रेडिंग लाइक कैंसर एंड दे शुड बी ऑपरेटेड लाइक कैंसर, यानी कि पुरजोर इसमें हर जगह, महासभा हो, कहीं भी हो, इन्होंने हर जगह एक ही पॉइंट बोला, विरोध करो, विरोध करो। और विरोध के चक्कर में इन्होंने इस विरोध शब्द को इतना डाउन कर दिया कि हिंदुत्व जो था जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और बाकी जगह ये कम हो गए। ये क्लियर कहते थे, बहुत खुल के कहते थे, राम जन्मभूमि पर क्लियर कहते थे, जहां बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू था, वी मस्ट लुक आफ्टर द मुस्लिम्स एंड treat them as part of us. We also expressed admiration for Muslim in Mumbai. 98 के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट फिर बदला। कभी कहते हैं एक तरफ ग्रीन पॉइजन, कभी कहते हैं सही है, तो इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। 2008 में बिहारियों के लिए इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जब सिविल एग्जाम वाला पॉइंट मैंने बताया था कि प्रोविंस में आए हैं और ये उसी थाली को चाटते हैं जिसमें थूकते हैं, या थूक कर उसी को चाटते हैं, तो इसमें भी आग का काम किया और बाकी बहुत ज्यादा उग्र हो गया था, प्रॉब्लम बढ़ गई थी। कुछ ही समय बाद फिर उन्होंने छठ पूजा को लेकर कमेंट कर दिया कि जबरदस्ती का त्योहार है, और इसको भी लोकसभा में नीतीश कुमार की सरकार के साथ में लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर को बीच में आना पड़ा था कि इस मैटर पर कुछ किया जाए। कुछ होना जाना नहीं था, लेकिन सिर्फ मुद्दा उठा था। सेम ऐसे ही एक सम्मान जो सामना एडिटोरियल था, प्रॉम्प्टेड था, 16 एमपी से बिहार के, उत्तर प्रदेश के बिलोंग करते थे, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस टू गिव नोटिस फॉर रीचिंग या फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोसीडिंग अगेंस्ट ठाकरे, कि हर वो सभी नेता वेता इकट्ठे हुए इस बात को लेकर कि भाई ठाकरे को जो प्रिविलेजेस दी गई या कम की जाएं, क्योंकि ये कुछ भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को लेके भी एक बहुत बड़ी कमेंट करी थी, कहने को मराठी आइकन है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्रियन है। अब आ जाता है पॉइंट, चेंज होता है, अपोजिशन ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। अपोजिशन ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अंदर ठाकरे जो थे क्लियरली रिजर्वेशन का विद्रोह करते थे। उनका मानना था कि देश में सिर्फ दो कास्ट हैं, एक वो कास्ट है जो अमीर है और जो दूसरी कास्ट है वो गरीब है। रिजर्वेशन उसको दिया जाना चाहिए जो गरीब है, अमीर को, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अमीर को गरीब बना दिया जाए, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि गरीब को बढ़ने के कोई रास्ते मिले। इस परिस्थिति के अंदर पुरजोर विरोध करते थे कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन अगर होना चाहिए तो बंदे की कैपेबिलिटी के आधार पर, टैलेंट के आधार पर नहीं होना चाहिए, गरीब और अमीर के आधार पर होना चाहिए। यदि जरूरतमंद है तो उसको रिजर्वेशन दो, और अगर जरूरतमंद नहीं है तो उसे कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं, उसको काम के लिए आगे बढ़ाओ। सेम ऐसे ही इन्होंने कई बार विनायक दामोदर सावरकर के बारे में भी कुछ काम बोला। इन्होंने डिफेंड किया विनायक दामोदर सावरकर को, जब इनका क्रिटिसिज्म हुआ, इनकी तारीफ में इन्होंने काफी कुछ बोला था। 2002 में अब्दुल कलाम आजाद ने कुछ एक पोयम बोलने की इजाजत मांगी थी, उस परिस्थिति के अंदर कांग्रेस ने इनका विद्रोह किया था। तो उस परिस्थिति में इन्होंने सोनिया गांधी तक का विद्रोह कर दिया था, विरोध कर दिया था, और उन्होंने बोला था कि कोई गलत नहीं है, इसमें एपीजे कलाम को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाना चाहिए। उस परिस्थिति में हालांकि इनका कुछ ने बॉयकॉट किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद सीक्रेट जो दिग्विजय सिंह जी जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट कही कि सावरकर वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट
टू नेशन थ्योरी, सावरकर अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने दो नेशन की थ्योरी को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था पार्टीशन के लिए। ठाकरे ने डिफेंड किया सावरकर को और एक्यूज किया कि इतिहास को खराब ना किया जाए, सत्यता को बताया जाए। असलियत में क्या होता है दोस्तों, हम और आप नहीं जानते कि सच्चाई क्या थी। जो पॉलिटिशियन बोल देते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का, वही मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई जो ऐतिहासिक है कई बार उसको छुपाया जाता है। जब कांग्रेस पार्टी विद्रोह करने लगी सावरकर का या अलग अलग नेताओं का या एपीजे का, तो उस परिस्थिति में ठाकरे साहब ने, बाला साहब ने उनका भी पुरजोर विरोध किया और उनको डांटने में सेकंड नहीं लगाया। ये कश्मीरी पंडितों के भी सपोर्ट में उतरे थे। कश्मीरी पंडितों के लिए खुलकर बोला था कि जितने भी कश्मीरी पंडित महाराष्ट्र आए हैं उन बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन दिलवाया जाए बिना किसी परिस्थिति के, बिना कंडीशंस के। और जो उल्टी सीधी जो हिजबुल की, मुजाहिदीन की जितनी भी कि 36 घंटे में देश खाली करो कश्मीरी पंडितों से, उन सब के लिए जो जो जहां सेटल हो गया बात अलग है, लेकिन महाराष्ट्र में उनको सेटल करने का पूरा कोशिश किया, स्कूलों में, कॉलेजों में। और क्लियर बोला था कि इन जिहादियों के खिलाफ आर्म्ड सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। हालांकि देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी परिस्थिति इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी का विद्रोह कर रहे हैं या किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि हर हिंदू सही नहीं है, हर मुस्लिम सही नहीं है, ये लाइन याद रखिएगा। और हर हिंदू सही है और हर मुस्लिम सही है जो देश के हित के लिए बात करता है। तो ऐसा कोई जात पात का झंझट नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है। इन्होंने एक्सेस में नेशनलिज्म को बढ़ा दिया था, जिससे आपस का लोगों का भाईचारा भी धीरे धीरे कम होने लग गया था। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन की तरह लेना है इस चीज को, ये बात याद रखिएगा। पर्सनल लाइफ में ये इनका दोस्तों फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री के अंदर बिंदु माधव जी हैं, बिंदु माधव जी के बाद जयदेव, उनकी 3 पत्नी, फिर उद्धव जी। उद्धव जी के ये 2 बालक हैं, आदित्य और तेजस, सेम इसी प्रकार से जयदेव के, और ये इनके बेटा बेटी जो भी बच्चे हैं वो हैं, जिनमें से इनका जो बिंदु माधव जी का जो है देहांत पहले ही हो गया था। और बिंदु माधव जी के बाद उद्धव ठाकरे जो थे शुरू से पॉलिटिकली जुड़ना चाहते थे, तो इनका जो एजेंडा है वो धीरे धीरे क्लियर होता चला गया और आगे यही क्लियर आ गए, जिसमें मैंने राज ठाकरे जी के बारे में बताया कि भी इन्होंने तो अलग पार्टी बना ली थी। तो आगे चलते हैं, अब आ जाती है डेथ के बाद। दोस्तों ये एक ऐसी पर्सनालिटी जो जीते जी देश के अंदर बहुत ताकत से खड़े थे, तो मरणोपरांत भी 17 नवंबर 2012 को मृत्यु हुई। कार्डियक अरेस्ट की वजह से, दिल की कोई प्रॉब्लम, बीमारी थी, उससे इनकी डेथ हुई। लेकिन डेथ के बाद तो मानो पूरा महाराष्ट्र बंद हो गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शिवसेना के गुंडों ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराई, पूरे जबरदस्ती महाराष्ट्र को बंद करवाया और अंतिम दर्शन के लिए जबरदस्ती करवाई। लेकिन ये थोड़ी सी बात हजम करने लायक नहीं थी, क्योंकि ठाकरे साहब को, बाला साहब को महाराष्ट्र में तो पसंद पूरा का पूरा वर्ग करता था। तो उस परिस्थिति में जब इनकी मृत्यु हुई तो पहले समझ में आ गया था कि भाई दिक्कत बढ़ेगी। तो जहां इनकी मृत्यु हुई थी वहां पर 15 यूनिट भेजी गई, 20,000 पुलिस वाले भेजे गए, मिलिट्री की फोर्सेस भेजी गई, रैपिड एक्शन फोर्स भेजी गई कि दंगा ना भड़के, सब कुछ शांति से हो जाए। इसी बीच में प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम पीरियड के, मनमोहन सिंह, इन्होंने भी काफी जबरदस्त तारीफ में शब्द कहे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए। नरेंद्र मोदी साहब उस समय में काफी आगे बढ़ रहे थे, पीएम पोस्ट के लिए आगे नाम आ रहा था, इन्होंने भी उनकी जमकर तारीफ करी। स्टेट फ्यूनरल हुआ पहली बार बाल गंगाधर तिलक के बाद, ऐसा हुआ जिसे दुनिया ने देखा ऑन रोड, इनका मतलब पार्क के अंदर सबने देखा, इतना जबरदस्त इनका फ्यूनरल हुआ। ठाकरे साहब की बॉडी जो थी एक दिन बाद उनको लेके गए, जिसमें 1.5 मिलियन से 2 मिलियन लोग खड़े रहे थे इनके, कहां पर, क्रीमेशन पर, जहां इनका दाह संस्कार हुआ। बेटे उद्धव ने, तीसरे नंबर के बेटे ने इनका दाह संस्कार किया। अब वैसे ये किसी पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन फिर भी दोस्तों इनका रुतबा इतना था कि 21 तोपों की सलामी दी थी। कहा जाता है कि बीएमसी ने
टैक्स पेयर का पैसा यहां पर खर्च कर दिया और इनके बेसिकली मरणोपरांत यहां पे खर्चा किया। लेकिन बाद में बीएमसी ने पूरे 5 लाख रुपए का चेक दिया कोऑपरेशन पर पार्टी को वापस। तो इस प्रकार से अब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद पार्टी का सिनेरियो बदलता जा रहा है। राज ठाकरे जो असली में बेसिकली कहते हैं ना, जो ढंग का बंदा था उसे चलाना था, लेकिन अब जो है उद्धव ठाकरे आ गया जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और परिवारवाद और पुत्रवाद चलने लग गया। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी माइंड आइडियोलॉजी परिवर्तित हो गई। तो आज का वीडियो इसी बात पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे पॉइंट्स इंफॉर्मेशन की तरह लिए जाएंगे। कृपया इसे गलत तरीके से ना लीजिएगा और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।